जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए बाबू, भारत में कुछ स्टेट, कुछ राज्य ऐसे हैं जो हमेशा देश को सर्वोपरि मान करके अपनी नीतियों का निर्धारण किया है और उनकी नीतियों का अनुसरण भारत सरकार के द्वारा भी किया गया है। उसमें एक बिहार है, फिर राजस्थान है। आपको अभी राजस्थान अरावली पहाड़ी काफी चर्चा में है। एक हैशटैग चलाया जा रहा है, सेव अरावली। क्या है ये मुद्दा? इसी को लेकर के जो है आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अरावली के बारे में जानेंगे, मुद्दा क्यों बना अरावली और इससे क्या असर पड़ सकता है। अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसला से असर क्या पड़ सकता है, इन तमाम चीजों को एक एक करके देखेंगे हम लोग। भारत के 2800 राज्यों में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है आपको राजस्थान। राजस्थान में ही जो है आपको अरावली पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत श्रेणी जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है, जल विभाजक के तौर पर काम करती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जलवायु विभाजक और जल विभाजक दोनों रूप में काम करती है। अरावली का जो इतिहास है मानव इतिहास से भी पुराना है। हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में जानते हैं। हिमालय पर्वत तो युवा पर्वत है। हिमालय से भी पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार ज्यादातर राजस्थान में ही है, परंतु अरावली गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स पर है, वहां तक जो है आपको फैला हुआ है। लेकिन अरावली का लगभग 80% हिस्सा जो है राजस्थान में ही है और अरावली आपको राजस्थान के मैदान की नदियां और गंगा की नदियों के बीच में जल विभाजक के तौर पर काम करती है। दूसरी बात, अरावली जलवायु विभाजक के तौर पर भी काम करती है। अरावली के पूर्वी भाग में आएंगे तो एक अलग प्रकार की जलवायु आपको मिलेगी और अरावली के पश्चिमी भाग में आप आएंगे तो एक अलग प्रकार की जलवायु मिलेगी। अरावली के पूर्वी भाग की भूमि उपजाऊ है, वही अरावली के पश्चिमी भाग की भूमि अनुपजाऊ है और अरावली के पश्चिमी भाग में ही जो है आपको थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। और अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। और गुरु शिखर माउंट आबू पहाड़ी में है और माउंट आबू पहाड़ी में ही जो है दिलवारा का जैन मंदिर भी है जो कि जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आखिरकार अरावली को लेकर जो है न्यायालय का क्या जजमेंट आया है, इसको आप देखें तो यहां पर इस मानचित्र पर आप देख सकते हैं अरावली। अरावली आपको गुजरात से लेकर के इधर दिल्ली तक जो है आपको फैला हुआ है। आप देखिए ये अरावली है। अरावली के पश्चिमी भाग में थार डेजर्ट है, मरुस्थल है, पूरा का पूरा अनुपजाऊ भूमि है। इसके बाद इधर आपको पूर्वी तटीय मैदान है, फिर हारोती पठार है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों की नई कानूनी परिभाषा तय की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दो प्रकार की बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दो प्रकार की बात कही गई है उसमें पहली बात यह कही गई है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पहाड़ी का हिस्सा माना जाएगा। मतलब आपको अरावली पर्वत श्रृंखला में जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है वही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन अगर अरावली के अंतर्गत आने वाले पर्वतों की ऊंचाई 99 मीटर है, 98 मीटर है, 97 मीटर है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली को लेकर नई परिभाषा दिया है उसका सम्मान है कि अरावली को लेकर जहां तक मेरा अपना मानना है कि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे हिमालय पर्वत संपूर्ण भारत के लिए एक जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है, भारत के लिए रक्षक के तौर पर काम करती है। जिस प्रकार ठंड के मौसम में आप देख रहे होंगे कि हम शॉल ओढ़े हुए हैं, गमछा ओढ़े हुए हैं, ये गमछा ठंड के मौसम में हमें ठंड से बचाती है। उसी प्रकार हिमालय जैसी पर्वत, अरावली जैसी पर्वत भारत को कई प्रकार से सुरक्षित करती है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से तथा अन्य कई दृष्टिकोण से जो है हमारी सुरक्षा करती है। और इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए कि अरावली जो है आपको इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब मान लिया जाए कि अरावली के अंतर्गत ये पर्वत है, अरावली के अंतर्गत जो है आपको ये पर्वत है, इसकी ऊंचाई मान लिया जाए 100 मीटर से ज्यादा है तो ये अरावली का हिस्सा है। और मान लिया जाए कि इसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर है तो ये अरावली का हिस्सा नहीं है, ये अरावली का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा में एक ये बात कही है। इसके अलावे दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, 2 या अधिक अरावली हिल्स 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित हो तो अरावली रेंज का रूप बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है ये भी है और बीच में मान लिया जाए कि 500 मीटर से अधिक का गैप है।
500 मीटर से अधिक का गैप है, 500 मीटर से जो है अधिक का गैप है। अगर इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच 500 मीटर से कम का गैप है तब तो ये अरावली माना जाएगा, लेकिन अगर दोनों के बीच जो है 500 मीटर से ज्यादा का गैप होगा तो फिर ये अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नई परिभाषा अरावली को लेकर के तय किया है, दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत है इसके प्रभाव को लेकर। प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो ये दो प्रकार की बात कही जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। खतरा फैसले में नहीं, उसके इस्तेमाल में है। अगर जमीनी रिकॉर्ड बदले गए, पर्यावरण आकलन को नजरअंदाज किया गया और विकास के नाम पर ढील दी गई तो असर साफ होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली, भूजल और नीचे गर्मी और ज्यादा बेरहम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि अरावली के अंतर्गत आने वाले पर्वतों जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो पर्वत नहीं माना जाएगा, तो फिर हो सकता है उसमें जो है आपको खनन होगा, राज्य सरकार के द्वारा जो है आपको खनन किया जाएगा। तो फिर खतरा इससे है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली की नई परिभाषा तय की है उसमें होगा ये, इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है। मतलब राज्य सरकार जो है थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो जाती है, यानी जो इसका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था अब उसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो पहले जंगल भूमि माना जाता था वह अब गैर वन क्षेत्र या राजस्व भूमि माना जाएगा। और जब ऐसा माना जाएगा, धीरे धीरे जो है अरावली में उत्खनन और जंगलों की कटाई की शुरुआत होगी। और जब जंगलों की कटाई की शुरुआत होगी तो नो डाउट जंगल पर्यावरण के लिए जिस प्रकार मानव के लिए फेफड़ा काम करता है उसी प्रकार वन पर्यावरण के लिए काम करता है। तो कितनी अरावली पर असर पड़ सकता है। हरियाणा और राजस्थान में बड़ी मात्रा में अरावली क्षेत्र राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है। पहले इन्हें जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण मिलता था, अब राज्य सरकार तय करेगी कि ये वन है या नहीं। यहीं से लोगों में खतरा पैदा होता है। तो इससे देखिए असर क्या क्या पड़ सकता है। एक तो पहले से ही दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है, दिल्ली की हवा पर और भी असर पड़ेगा, दिल्ली की हवा और भी अधिक जहरीली हो जाएगी। फिर पानी पर असर पड़ेगा, भूजल का स्तर जो है और नीचे हो जाएगा। फिर इसके अलावे तापमान और जलवायु पर भी असर पड़ेगा, तापमान और जलवायु पर असर पड़ेगा। देखिए, जो प्रमुख पर्यावरणविद है उन्होंने भी विरोध किया है। उन्होंने क्यों विरोध किया है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार 12,081 मैप की गई पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 अर्थात केवल 8.7% ही 100 मीटर के बेंचमार्क को पूरा करती है। इसका मतलब है कि अरावली के इलाके के लगभग 91% क्षेत्र कानूनी सुरक्षा खो सकता है। फलतः इस क्षेत्र की कई पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएगी, जिससे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अपनी निरंतरता खो देगी। अब पुरानी है, देखिए जैसे हम लोग यंग होते हैं तो हम लोगों में बहुत अधिक क्षमता होती है। अरावली में काफी ज्यादा अपर्दन हो चुका है, काफी ज्यादा जो है आपको अपर्दन हो चुका है, जिस वजह से अरावली के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों की ऊंचाई जो है 100 मीटर से भी जो है आपको कम हो गई है। अपर्दन यानी टूटना फूटना, एक प्रकार से जो है उसमें उसकी ऊंचाई में ह्रास का होना। तो जिस प्रकार हम लोगों का उम्र बढ़ता है तो एनर्जी लेवल घटता है, तो उसी प्रकार से जो है अरावली पहाड़ी काफी पुरानी होने के वजह से इसमें काफी ज्यादा अपर्दन हुआ है और काफी ज्यादा अपर्दन की वजह से ही इसके अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों की ऊंचाई में जो है काफी कमी आई है। फिर अरावली पर्वत को लेकर के जो बात हमने आपको बता दिया है, इस पर्वतमाला का महत्व क्या है? मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करती है। अगर अरावली के जंगलों को काटा जाता है तो आप विश्वास मानिए कि धीरे धीरे जो है आपको मरुस्थल का विस्तार दिल्ली तक हो जाएगा। अभी तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सिर्फ आपको मरुस्थल देखने को मिलता है, यानी उत्तरी भारत का मरुस्थलीकरण हो जाएगा, उत्तरी भारत का मरुस्थलीकरण हो जाएगा। आप एक बार सोच करके देखिए कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को हिमालय पर्वत ही रोकती है और इसी वजह से भारत में वर्षा भी होता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो फिर भारत मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाता, और अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ होता है तो आप विश्वास मानिए उत्तरी भारत जो है मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर काफी नकारात्मक प्रभाव जो है आपको पड़ेंगे। उसमें राजस्थान व हरियाणा जैसे सूखे इलाकों में भूजल को रिचार्ज करती है, जैव विविधता संरक्षण में योगदान देती है, मतलब इसका महत्व ये है। जलवायु संतुलन में योगदान देती है, जैव स्थिरीकरण में मदद करती है, वायु प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होती है, मानसून वर्षा में सहायक होती है, पर्यटन व आर्थिक विकास में
में सहायक है, पर्वतमाला के नुकसान से हानि। अगर पर्वतमाला के साथ कुछ भी होता है तो उससे काफी ज्यादा हमें हानि होने वाली है। मरुस्थलीकरण में वृद्धि, मृदा अपरदन में वृद्धि, वर्षा में कमी, तापमान में वृद्धि, वायु प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता का विनाश, प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा मिलेगा, जल संकट व भू जल स्तर में गिरावट होगी। तो कहीं ना कहीं इसका काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव जो है देखने को मिल सकता है, ऐसा पर्यावरण के विशेषज्ञों का मानना है। तो यह सिर्फ राजस्थान का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का मुद्दा है। और इसलिए हम सभी भारतवासी को जो है अरावली को लेकर के अपनी आवाज रखनी चाहिए। और लास्टली हम यही कहेंगे कि पर्यावरण और प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम कभी पर्यावरण से बड़े नहीं हो सकते हैं। मानव सभ्यता के उदय के पहले से ही पर्यावरण का अस्तित्व रहा है, लेकिन मानव आज के डेट में अहंकारी हो गया है। तो फिर हम सभी को उसके साथ आज खड़ा होने की जरूरत है, उन लोगों के साथ खड़ा होने की जरूरत है जो सेव अरावली के साथ है,